नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर है। यह श्रृंखला चल रही है शहाबुद्दीन की। कहानी है 2000 साल की, जब 10 सितंबर 2016 को शहाबुद्दीन 11 वर्षों के बाद जेल से आजाद हुए थे और फिर 20वें दिन ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था। यह कहानी श्रृंखला हम दर्शकों की डिमांड पर चला रहे हैं, क्योंकि देखिए, हमने शहाबुद्दीन की कहानियां बहुत ज्यादा, मतलब कहानियां जो लोग जानते भी नहीं थी, वह कहानियां भी खबरों के पीछे के शुरुआती दौर में सुनाई है। तो देखिए, आज हम बताएंगे इस श्रृंखला की यह आखिरी कड़ी है कि किस तरीके से शहाबुद्दीन की जमानत रद्द हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। 10 सितंबर 2016 को वह बाहर आए थे भागलपुर जेल से और उन्होंने एक विवादास्पद बयान दे दिया था। कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव हमारे नेता हैं। इसके बाद तमाम परेशानियां उनके सामने खड़ी हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जमानत रद्द कराने को पहुंच गई थी और साथ में चंदा बाबू, जिनके तीनों बेटों की हत्या हुई थी, वे भी पहुंचे हुए थे और उनकी ओर से पैरवी कर रहे थे प्रशांत भूषण, देश के जाने माने प्रख्यात वकील। तो देखिए, 19 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों की नोटिस दी शहाबुद्दीन को अपना पक्ष रखने को। तो 26 तारीख को फिर से सुनवाई शुरू हुई और यह बहुत तीखी सुनवाई थी। देखिए, शहाबुद्दीन की ओर से कहा जा रहा था कि देश के सबसे बड़े वकील राम जेठमलानी पैरवी करेंगे। राजद के सांसद भी थे, राज्यसभा के सदस्य भी थे। लेकिन जब 26 सितंबर को सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में जज पीसी घोष और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच में, तो राम जेठमलानी नहीं आए। देखिए, आपको हमने बताया था कि शहाबुद्दीन ने यह तर्क दिया था कि उनके पास वकील रखने को पैसे नहीं हैं। क्या सच क्या गलत यह शहाबुद्दीन जानते होंगे। तो राम जेठमलानी नहीं आए। शेखर नफादे, सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे बड़े वकील, देश के बड़े वकील, वे शहाबुद्दीन का पक्ष रखने को आए थे। लेकिन जब 26 सितंबर को सुनवाई शुरू हुई, देखिए, बिहार सरकार की ओर से जो दिनेश द्विवेदी थे अधिवक्ता, वे पक्ष रख रहे थे। प्रशांत भूषण तो थे ही और शेखर नफादे शहाबुद्दीन की ओर से। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस पीसी घोष और अमिताभ रॉय सुनवाई शुरू होते ही बिहार सरकार पर भड़क गए। शेखर द्विवेदी, जो बिहार सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे, जमानत रद्द करने की बात कर रहे थे, दोनों जज ने इतने तीखे सवाल पूछे कि पूछिए मत। बिहार सरकार को निशाना साधा गया। आप कहां सोए हुए थे। देखिए, जो बिहार सरकार के वकील थे वे कह रहे थे कि पटना हाई कोर्ट ने जो प्रारंभिक तथ्य थे उन्हें ठीक से नहीं समझा, नहीं सुना और शहाबुद्दीन को जमानत दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे थे कि आप हमें यह बताइए, आप क्या कर रहे थे। आप बैठे हुए थे जब शहाबुद्दीन जेल से छूट गए, तब आप दरवाजा खटखटाने आए हैं। क्या बात है। क्या उनके जमानत पाने तक, शहाबुद्दीन को जमानत मिलने तक आप सोए हुए थे। इसका आशय साफ था कि सुप्रीम कोर्ट यह मानने को तैयार नहीं था, स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर, कि बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन की जमानत याचिका का ठीक तरीके से विरोध किया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि सबसे बड़ा सवाल यह है, बिहार सरकार के वकील से पूछा जा रहा था कि जो अनोखापन है, जिस तरीके का व्यवहार आपने हाईकोर्ट में किया और जिस कारण जमानत मिल गई, जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया के साथ आप लोगों ने व्यवहार किया बिहार सरकार ने, यह अनोखापन आखिर किसके इशारे पर और इसके पीछे कौन है, यह सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायाधीश जानना चाह रहे थे। देखिए, बिहार में तो पॉलिटिकल आरोप लग ही रहा था कि शहाबुद्दीन को बाहर लाने में राजनीतिक साजिश है। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया था, शहाबुद्दीन के पक्ष में लालू यादव थे, शहाबुद्दीन लालू यादव को नेता मान रहे थे, नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कह दिया गया था,
तो नीतीश कुमार जमानत मिलने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद जगे थे, बिहार सरकार जागी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार सरकार के वकील से, आप हमें यह बताइए क्यों आपको लगा जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर आ गए तभी क्यों आपको आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, जमानत रद्द कराया जाना आवश्यक है, और सब कुछ निष्पक्ष था? यदि आप निष्पक्ष थे तो यह मामला हमारे पास क्यों आया? ऐसी नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को यह मामला सुनना पड़ रहा है? देखिए, जो बिहार सरकार के वकील थे दिनेश द्विवेदी, वे कह रहे थे कि जो रिहाई का, जो जमानत देने का जो पटना हाई कोर्ट का आदेश है वह अनुचित है। विसंगतियों की बात मानता हूं। देखिए, इन्होंने मान लिया कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने बिहेव किया, हम राज्य सरकार के कृत्यों को, यह राज्य सरकार के वकील की स्वीकारोक्ति थी कि राज्य सरकार के कृत्यों को मैं किसी तरीके से उचित नहीं मानता हूं। दरअसल मसला ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायाधीश इतने खपा थे कि उनके सामने यह मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता था। तो जस्टिस ने कहा सुनवाई के दौरान ही, सरकार इतनी पंगु, अरे आप स्टेट हैं, आप इतने पंगु कैसे हो गए? क्या कारण रहा? हाई कोर्ट को बताते कि शहाबुद्दीन के खिलाफ क्या क्या मामले हैं और किस प्रकार के गंभीर मामले हैं, शहाबुद्दीन के बाहर आने से क्या चुनौतियां हैं, गवाहों को किस बात का खतरा है, इस बात का हवाला आज आप हमारे समक्ष दे रहे हैं, वह बात आपने हाईकोर्ट को क्यों नहीं बताई? हाईकोर्ट को क्यों नहीं कहा कि शहाबुद्दीन ने सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर कर रखी है? यह कैसा आदमी है? अब शहाबुद्दीन पर टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, यह कैसा आदमी है रे भाई? 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, सांसद रहा है, 2 बार एमएलए रहा है, इसके बावजूद इतने मुकदमे, 45 मुकदमे। यह आम आदमी जो है, जो इनको वोट करता है, देखिए जिस वक्त इस मामले की सुनवाई की जा रही थी, शहाबुद्दीन सांसद नहीं रह गए थे। 2014 का चुनाव वह नहीं लड़ पाए थे क्योंकि इसके पहले वे सजायाफ्ता हो चुके थे। 2014 में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वह ओम प्रकाश यादव, निर्दलीय ओम प्रकाश यादव से चुनाव हार गई थी खटिया छाप से। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस कह रहे हैं कि लोगों की सोच क्या है, मुझे हैरत होती है। अब देखिए, ये जो द्विवेदी साहब हैं, बिहार सरकार के वकील, वे कह रहे हैं कि देखिए शहाबुद्दीन का रिकॉर्ड क्या है, कुंडली क्या है। 2005 में यह पहली बार जेल गए और जेल के भीतर से अपराध कराना, सोच लीजिए कितना गंभीर अपराध है। यह अब बिहार सरकार के वकील बता रहे हैं कि ये जेल के भीतर से अपराध कराते रहे, सिवान जेल में थे तब भी, और इसी कारण इन्हें सिवान जेल से भागलपुर जेल ले जाया गया था। और हैरत की बात यह है कि ये ज्यादातर मामलों में बरी हो चुके हैं, दोष मुक्त हो चुके हैं, कुछ मामलों में सजा याफ्ता है। सुप्रीम कोर्ट यही बात तो समझ रहा था कि बरी कैसे हो जाते हैं, एक्विटल कैसे हो जाता है। प्रशांत भूषण जो चंदा बाबू के वकील थे, स्वराज अभियान के संस्थापक, बिना एक पैसा लिए मुकदमा लड़ रहे थे, वे कह रहे थे कि देखिए हिस्ट्री सीटर को जमानत दिया जाना कानून का मजाक है। हमने कल के ही एपिसोड में बताया था कि प्रशांत भूषण बार बार सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन को कुख्यात के रूप में संबोधित कर रहे थे। प्रशांत भूषण बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट के दोनों ऑनरेबल जस्टिस को कि यह 2 मामलों में उम्र कैद की सजा पाए हैं, दूसरे जो अन्य मामले हैं उनमें इन्हें 30 साल की सजा हुई है। कैसे छोड़ सकते हैं इतने बड़े अपराधी को? अपराधी की संज्ञा ही दी जा रही थी। लेकिन शेखर नफाडे जो शहाबुद्दीन के वकील थे, जो पैरवी कर रहे थे, उनका कहना यह था कि ये सब जो आज इतना हंगामा खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, यह मीडिया ट्रायल का परिणाम है। मीडिया ट्रायल के कारण यह मामला इतना बिगड़ गया है। और वह सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि
सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना होगा और बिहार सरकार को भी सोचना होगा। बिहार सरकार को स्वतंत्र रहना होगा शहाबुद्दीन के मामले में। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने कह रहे थे कि देखिए, जो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो बहुत लंबी बहस हुई, बहुत लंबी जिरह हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 29 सितंबर को कि हम 28 सितंबर को कि हम अगले नहीं 29 सितंबर को कि हम अगले दिन 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएंगे। शहाबुद्दीन को बात समझ में आ गई थी, बिहार सरकार को भी यह बात समझ में आ गई थी, सीवान जिला प्रशासन को भी यह बात समझ में आ गई थी कि फैसला जब आएगा तो शहाबुद्दीन को मिली हुई जमानत निरस्त कर दी जाएगी, जो 7 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने दी थी, जिसके आधार पर वे 10 सितंबर को भागलपुर जेल से आजाद हुए थे। अब 30 सितंबर का दिन सुबह से ही, कोर्ट को तो 10 बजे बैठना था, सुबह से ही सभी लोग, शहाबुद्दीन के समर्थक, शहाबुद्दीन के विरोधी चंदा बाबू, शहाबुद्दीन के वकील शेखर नफाडे, बिहार सरकार के वकील और प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करने लगे। शहाबुद्दीन चिंतित जरूर थे, लेकिन वे अपने चेहरे पर तनाव प्रदर्शित नहीं होने देते थे। जिद्दी तो थे ही ना। वे रोज की तरह सुबह उठे थे, अपने गांव सीवान के गांव प्रतापपुर में, और दरवाजे पर आकर बैठ गए थे। अपने समर्थकों से मुलाकात की थी, समर्थकों का तांता लगा हुआ था, कोई कमी नहीं थी। 10 बज गए, 11 बज गए, फैसला नहीं आया। और इसके बाद शहाबुद्दीन गए गांव की ही मस्जिद में नमाज अदा करने। नमाज अदा की और इसके बाद फिर घर आ गए वापस। जब वे लंच कर रहे होंगे तभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने का निर्णय टीवी चैनलों पर फ्लैश होने लगा, न्यूज ब्रेक होने लगी। शहाबुद्दीन को झटका जरूर लगा होगा और कहा गया कि आज ही इन्हें प्रशासन जो है वह जेल के भीतर करे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सीवान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार और एसपी सौरभ कुमार शाह, देखिए सुबह से ही सीवान में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई थी, कोर्ट में कर दी गई थी। शहर में पुलिस का मूवमेंट बढ़ गया था। शहाबुद्दीन के प्रभाव वाले इलाकों में लगातार मार्च हो रहा था, क्योंकि पता था कि शहाबुद्दीन की जब जमानत रद्द होगी तो विरोध और आक्रोश भी दिखेगा। तो महेंद्र कुमार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सौरभ कुमार शाह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए प्रतापपुर के लिए रवाना हो गए। वे प्रतापपुर पहुंच भी गए, लेकिन शहाबुद्दीन वहां उन्हें मिले नहीं। और हुआ यह कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, शहाबुद्दीन ने यह समझ लिया कि अब तो बाहर रहना संभव हो नहीं पाएगा, कहां भागेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर ही दिया है, तो वे घर से निकल गए, सिर्फ अपने एक सहयोगी के साथ और विश्वस्त व्यक्ति के साथ। और उन्होंने सीवान कोर्ट में जाकर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी संदीप कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, यह चंदा बाबू की बड़ी जीत थी, जिनके 3 बेटों की हत्या हुई थी, और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह समझा था कि शहाबुद्दीन यदि बाहर रहेंगे तो गवाहों को प्रभावित किया जाएगा और जो मामले हैं उनका ट्रायल नहीं हो पाएगा। अब शहाबुद्दीन ने समर्पण कर दिया। और शहाबुद्दीन ने क्या कहा, हमने आपको बताया ही कि शहाबुद्दीन जिद्दी आदमी थे। शहाबुद्दीन ने जेल जाने के पहले सीवान मंडल कारा में भेजे जाने की तैयारी होने लगी। तो उन्होंने फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार में महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार पर निशाना साधा, मुख्यमंत्री पर, और कहा कि देखिए, मैं उस सत्य के साथ खड़ा हूं, जो मैंने कहा था वह सत्य है तो है। क्या कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और आज मैं जब जेल जा रहा हूं फिर से, तब भी मैं कह रहा हूं कि मुझे आज सच बोलने में, फिर से सच बोलने में कोई परहेज नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार पर उनका गुस्सा फटा हुआ था।
उन्होंने कहा मेरे जो समर्थक हैं वे सारे समर्थक 2020 के चुनाव में, मतलब आगे जब भी चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, तो उनके समर्थक नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे। शहाबुद्दीन जेल चले गए, बाद में उन्हें सुरक्षा कारणों से तिहाड़ ट्रांसफर कराया गया। तिहाड़ में ही मामलों का ट्रायल चल रहा था। और देखिए, शहाबुद्दीन जेल चले गए तो वापस नहीं आए। आपको पता ही है कि 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो वे किस तरीके से तिहाड़ में कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। तो देखिए, शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके समर्थक नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे। 2019 का चुनाव याद कीजिए, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ। इसके पहले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हो गई थी और 2019 में जेडीयू ने सिवान में लोकसभा का उम्मीदवार बनाया कविता सिंह को, अजय सिंह की पत्नी को। वो अजय सिंह जो शहाबुद्दीन के धुर विरोधी माने जाते थे। शहाबुद्दीन के समर्थकों में और अजय सिंह में गोलियां चली थी, लेकिन चुनाव में शहाबुद्दीन के समर्थक भले ही एनडीए के खिलाफ रहे। शहाबुद्दीन तो जेल में ही। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ही चुनाव लड़ रही थी कविता सिंह के खिलाफ, जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ। तब आरजेडी की ही प्रत्याशी थी। 2024 में आजाद लड़ी, निर्दलीय लड़ी। शहाबुद्दीन के समर्थक सिवान में कविता सिंह को हरा नहीं पाए और हिना साहब को जिता नहीं पाए। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ। उसके परिणाम को भी आप जानते हैं, किस तरीके से सिवान के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे आए। अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीते। और देखिए, यह तो चुनावों की बात हुई। शहाबुद्दीन तो कभी वापस आए ही नहीं, 2021 में मौत ही हो गई। तो जिस दिन शहाबुद्दीन को जेल भेजा गया, उस दिन सिवान में महागठबंधन के वे नेता जो राजद के समर्थक थे, उनका गुस्सा फट पड़ा था बिहार सरकार के खिलाफ। बिहार सरकार मुर्दाबाद का नारा लग रहा था, शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लग रहा था। शहर में आक्रोश मार्च निकला था। परमात्मा राम जिला राजद के अध्यक्ष थे, वे लीड कर रहे थे। और देखिए, रघुनाथपुर के विधायक शहाबुद्दीन के परिवार की कृपा से ही जीतते हैं, हरिशंकर यादव, वे भी इस मार्च में शामिल थे और नीतीश कुमार के खिलाफ नारा गूंज रहा था। जो जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष लीलावती गिरी शहाबुद्दीन परिवार की बेहद करीबी मानी जाती है। दूसरी बात है कि पिछले दिनों इन्होंने जब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की तो एक नया हंगामा खड़ा हो गया। तो सिवान में माहौल गर्मा गया। सिवान में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई। और शहाबुद्दीन के दिन तो खराब हो ही गए थे। देखिए, मोहम्मद कैफ जिसने बुर्का पहनकर सरेंडर किया था पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में, उसे भी अभियुक्त बना लिया गया राजदेव रंजन हत्याकांड में। हिंदुस्तान के पत्रकार जिनकी हत्या 13 मई को गोली मारकर कर दी गई थी। आरोप यह था कि राजदेव रंजन ने शहाबुद्दीन के खिलाफ खबर लिखी थी। शहाबुद्दीन के समर्थकों ने एक हिटलिस्ट जारी की थी जिसमें राजदेव रंजन का भी नाम था। तो राजदेव रंजन की हत्या की जांच अब सीबीआई कर रही थी और यह मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी जो बुर्का पहने कोर्ट गया था सरेंडर को, अब यह अभियुक्त बन गया। इधर पटना हाई कोर्ट में देखिए, चंद्रशेखर, आपको याद होगा, जेएनयू छात्र संघ के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष, जिनकी हत्या सिवान में कर दी गई थी। इस मामले में शहाबुद्दीन बच गए थे। इस मामले की जांच भी सीबीआई ने की थी, लेकिन कई लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जो शहाबुद्दीन के लोग ही माने जाते थे, जिसमें रुस्तम खान, मिंटू खान, ध्रुव कुमार जायसवाल, मुन्ना खान जैसे लोग थे, अपराधी थे। तो इन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। अब ये एक याचिका लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंच गए थे। पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हो गई। चीफ जस्टिस थे इकबाल अहमद अंसारी और जज थे समरेंद्र प्रताप सिंह, इनकी पीठ। लेकिन इस समय तारीख मुकर्रर हो गई। पटना हाईकोर्ट ने भी भांप लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख शहाबुद्दीन के मामले में क्या है। पटना हाईकोर्ट ने ही तो जमानत दी थी, जिस जमानत आदेश के आधार पर
शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए थे और तब पटना हाईकोर्ट से दी जा रही जमानतों पर भी बहस छिड़ी हुई थी कि आखिर किस तरीके से जमानत दी जा रही है, क्या हो रहा है। एक विशेष पीठ को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। तो जब चंद्रशेखर हत्याकांड की याचिका पर जो अभियुक्तों के द्वारा, जो सजायाफ्ता अभियुक्त थे, उनके द्वारा दायर की गई थी, जो सीबीआई के वकील थे विपिन कुमार सिन्हा, उन्होंने इस याचिका का बहुत ही तगड़े रूप में विरोध किया और पटना हाईकोर्ट ने कहा अभी नहीं, 19 अक्टूबर को सुनेंगे। तो देखिए, शहाबुद्दीन जेल चले गए और शहाबुद्दीन फिर वापस नहीं लौटे। सिवान के साहब कहे जाने वाले शहाबुद्दीन, आतंक की अनंत कथा, लेकिन इसके साथ ही शहाबुद्दीन को चाहने वाले, शहाबुद्दीन की फैन फॉलोइंग आज भी खत्म नहीं हुई है। देखिए, पिछले दिनों का घटनाक्रम याद कीजिएगा। शहाबुद्दीन की मौत के बाद लालू फैमिली और शहाबुद्दीन फैमिली दूर चले गए, दूरी बढ़ गई और इसका नुकसान दोनों को हुआ। अभी 2 हफ्ते पहले ही कहा यह जाता है कि जो तेजस्वी यादव इन दिनों आरजेडी को चला रहे हैं, वे रिश्ता रखने के पक्ष में नहीं है, लेकिन लालू यादव जो राजनीति के चाणक्य हैं, वह नफा नुकसान को समझते हैं। इस कारण ही पिछले दिनों जो एक विधान पार्षद हैं विनोद जायसवाल, उनके घर पर हिना साहब का आना हुआ। हिना साहब ने भी 2024 का चुनाव निर्दलीय लड़कर देख लिया। हिना साहब को इस बात की उम्मीद थी कि शहाबुद्दीन के साथ प्रारंभिक दौर में जो लोग थे, शहाबुद्दीन की लड़ाई किस कारण शुरू हुई थी? शहाबुद्दीन की लड़ाई शुरू हुई थी माले से, जिसे मुरी कटवा पार्टी भी कहा जाता था तब के दिनों में। और शहाबुद्दीन ने किसानों के पक्ष में, जो वहां के ब्राह्मण थे, जो वहां के ठाकुर थे, जो वहां के भूमियार थे, उनके पक्ष में माले के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था। तो हिना साहब को इस बात की उम्मीद थी कि प्रारंभिक दौर में जो जमात शहाबुद्दीन के साथ थे, वह इस चुनाव में साथ दे देंगे। मिला भी, लेकिन अंत समय में धोखा इतना हुआ कि वह चुनाव हार गए। तो हिना साहब, उसामा साहब और उधर तेजस्वी यादव, लालू यादव की मुलाकात हुई। क्या पॉलिटिकल डील हुई है? कुछ लोग कह रहे हैं समझौता हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं समझौता अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन सारी स्थितियों परिस्थितियों में शहाबुद्दीन तो रहे नहीं, लेकिन जहां कहीं बिहार में चुनाव होता है और मुस्लिम वोट की बात होती है, तो शहाबुद्दीन का जिक्र, शहाबुद्दीन परिवार के साथ लालू परिवार के रिश्ते की बात निकल ही आती है और इसका असर चुनाव परिणामों पर भी दिखता है। तो देखिए, 2016 की कहानी को आज हम यही खत्म कर रहे हैं। शहाबुद्दीन की कहानी को, खबरों के पीछे में कहानी कभी खत्म होती नहीं है। फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। हमें उन कहानियों को, उन बची हुई कहानियों को भी सुनाना है जो झारखंड के पांडे गिरोह बनाम श्रीवास्तव गिरोह की लड़ाई से जुड़ी हुई है। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध जो हम करते हैं कि मेरी कहानी में कहीं आपको कोई त्रुटि दिखाई पड़ी हो, गलती दिखाई पड़ी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगले ही एपिसोड में कोशिश करते हैं कि जो भूल हुई है, जो गलती हुई है, उसे सुधार दें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।